नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की पोर्शन को शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था पुर्तगालियों के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण क्लास था वो, आप उसे बेहतर तरीक़ा से देखें और उसका नोट्स बनाएं। बहुत बेहतरीन क्लास था वो। एक संपूर्ण नोट्स आपके पास जाए, यही हमारा विचार है, यही हमारा एक उद्देश्य है इस क्लास को लेने का। आज हम लोग पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित डचों के बारे में पढ़ेंगे और अंग्रेज़ों के कुछ पोर्शंस को पढ़ेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं डचों के बारे में पढ़ने के लिए, किस प्रकार से डच आए। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से इनके आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए और उसके बाद डेनिश आए और उसके बाद अंतिम रूप से फ्रांसीसी आए। आपको इस बात का ध्यान रखना है और धीरे धीरे मैं जैसे बोलता जाऊँगा आप वीडियो को पॉज कर करके इस प्रकार से आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं डचों के बारे में पढ़ने के लिए कि डच किस प्रकार से भारत में आए थे और डचों ने किस प्रकार से पुर्तगालियों की प्रतिस्पर्धा को स्वीकारा और पुर्तगालियों को हराया और एक तरह से पुर्तगाल से प्रतिस्पर्धा किया, भारत के मार्केट में, भारत के व्यापार में अपना एक स्थिति को मजबूत किया। आइए हम लोग जानते हैं डचों के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डचों के बारे में है कि डच के बारे में कि डचों की कंपनियों का नाम जो था, इनकी कंपनी का नाम जो था वो बड़ा अजीब है। डेनिश भाषा में लिखा जाता है इसको, डच की भाषा में। ध्यान से देखिएगा, वेरिंडे ओस्ट इंडीज कंपनीज। ये भाषा अलग है, गलत नहीं लिखा हुआ है, ये भाषा अलग ही है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले 1595 से 1596 में हाउथमैन नाम का एक व्यक्ति का नाम आता है। ये हाउथमैन था कौन? हाउथमैन एक व्यापारी था, एक अधिकारी वर्ग का व्यक्ति था जिसको सुमात्रा और अन्य द्वीपों में व्यापार करने के लिए डच की सरकार ने भेजा था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हाउथमैन से भी कई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिए। इनके नाम ही बड़े अजीब होते हैं। जैसे आप चाइनीज़ों के नाम देखिएगा तो बहुत अजीब है ना। उनके नाम को सिंपल में बर्तन में चम्मच डाल दीजिए, टिंग टोंग पिंग, इसी प्रकार से चाइनीज़ लोगों के नाम होते हैं। डच भी कुछ इसी प्रकार से हैं। आपको नाम याद करना है, यही चुनौती है आपका। ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि 1602 में इन्होंने अपना कंपनी की स्थापना की। कौन सी कंपनी? वेरिंडे ओस्ट इंडीज कंपनीज की स्थापना की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका जो प्रारंभिक, जो एक तरह से बोल सकते हैं आप कि प्रारंभिक जो पूंजी थी, जो इनका प्रारंभिक प्रिंसिपल वैल्यू था, पूंजी था इनका, वो 65 लाख गिल्डर था। गिल्डर वहाँ की मुद्रा है, डच की मुद्रा है। इस चीज़ को आप जानिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ से आपको ये रखना है, एक बेहतरीन नोट्स आपके पास जा रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे ज़्यादा लाभांश देने वाला यही कंपनी था। अपने शेयर होल्डरों को सबसे ज़्यादा लाभांश जो देती थी वो डच की कंपनी ही देती थी। अभी और भी पढ़िएगा आप, अंग्रेज़ के बारे में, डेनिश के बारे में, पुर्तगाली आप लोगों ने पढ़ लिया, फ्रांसीसियों के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने इतना ज़्यादा लाभांश अपने शेयर होल्डरों को नहीं दिया जितना ज़्यादा लाभांश डच कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को दिया, ठीक है। कोरोमंडल तट पर इन्होंने बस्तियाँ बसाई। आपको भली भांति मालूम है कि कोरोमंडल तमिलनाडु में है। भूगोल में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि कोरोमंडल में ही उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे पहली बार वर्षा होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी क्लास। बहुत जल्दी हम लोग भूगोल की कक्षा भी शुरू करेंगे। कोरोमंडल पर बस्तियां बसाई इन्होंने। हर एक पॉइंट पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए, बीपीएससी के स्तर पर। आप इस चीज़ को जानिएगा। सूती वस्त्र का सबसे पहली बार व्यापार करने वाली कंपनी डच ही थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि सूती वस्त्र का सबसे पहली बार व्यापार करने वाली कंपनी डच कंपनी ही थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई। मछलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, एक प्रकार से ये बंदरगाह ही था। इन्होंने मछलीपट्टनम में ही अपनी 1605 में फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री जो लगाने का श्रेय दिया जाता है एक डच वादेर हैक को दिया जाता है। आप इनका भी नाम याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक ऑफलाइन क्लास के जैसा अनुभव आपको आए, इसीलिए इस चीज़ को आप नोट्स करते जाइएगा और अच्छा से नोट्स बनाइएगा। कोई फ़र्क नहीं है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन हाँ ऑफलाइन ज़्यादा फ्रूटफुल इसीलिए होता है कि टीचर बोल कर लिखवाते हैं वहाँ,
और हर एक चीज़ को समझाया जाता है, हर चीज़ को समझाएंगे हम भी यहाँ, लेकिन आपको बराबर नोट्स करते चलना है, एक बेहतरीन नोट्स को बनाना है ताकि किसी भी एग्जाम के लिए आपको दिक्कत महसूस ना हो। 1619 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की पोंतोपोली में। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पोंतोपोली में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना डचों ने की, ये दूसरी इनकी फैक्ट्री थी। महत्वपूर्ण पॉइंट डचों से इतना ही बनता है। अब हम लोग आएंगे अंग्रेज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अंग्रेज़ के बारे में तो चर्चा 1947 तक करेंगे हम, लेकिन अंग्रेजी कंपनी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर ध्यान भटका तो समझ लीजिए कि एक तरह से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका छूटेगा। अच्छा से इसको सुनिए, अच्छा से इसका मनन कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कीजिए, बहुत बेहतरीन आपका कोर्सेस होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अंग्रेज़ों के बारे में शुरू करते हैं, ब्रिटिशों के बारे में शुरू करते हैं। वो ब्रिटिश जो आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1600 से 1947 तक रह गए, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि लगभग 350 साल, जिसमें से लगभग 150 साल उन्होंने व्यापारी वर्ग के रूप में बिताया। और आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको पलासी के युद्ध के बारे में, किस प्रकार से सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की गई, उस समय से ये एक तरह से शासक वर्ग में शामिल हो गए, शासन हो गया, कंपनी का शासन हो गया भारत में। आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ को लेकर के। आइए ब्रिटिश कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से चार्टर एक्ट के द्वारा महारानी ने इसका स्थापना किया था और किस प्रकार से इस चार्टर एक्ट को आगे बढ़ाया गया। आइए जानते हैं हम लोग। 31 दिसंबर 1600 का दिन था वो। महारानी एलिजाबेथ प्रथम उस समय की रानी थी। 31 दिसंबर 1600 का दिन था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी के द्वारा एक चार्टर एक्ट जारी किया जाता है। चार्टर एक्ट का मतलब आप समझें, आगे भी बहुत सारा पढ़ना है आपको। चार्टर एक्ट का अर्थ होता है कि चार्टर एक्ट का मतलब होता है कि चार्टर एक्ट का मतलब एक प्रकार से फरमान जारी किया जाता था, आदेश पत्र इसको बोलते हैं। एक प्रकार से आदेश पत्र जारी किया जाता था और वही आदेश पत्र महारानी ने जारी किया। और इस आदेश पत्र में था क्या क्या, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपने ठीक से सुना तो मेनली आप मेंस के पोर्शन को भी पूरा कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आप कवर कर सकते हैं। इस चीज़ को आप जानिएगा। इस चार्टर एक्ट में था क्या क्या। इस चार्टर एक्ट के तहत महारानी ने कहा कि हमारी जो ब्रिटिश की जो व्यापारी वर्ग हैं वो एक समूह बनाएंगे। ब्रिटिश की जो व्यापारी वर्ग है वो एक समूह बनाएंगे और एक समूह बनाकर वो जाएंगे पूरब की ओर व्यापार करने। पूरब का अर्थ है, पूरब का अर्थ हुआ क्या कि पूरब का अर्थ हुआ कि आप अगर इंग्लैंड को देखिएगा तो इंग्लैंड कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेगा, इंग्लैंड कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिलेगा और भारत यहाँ पर आपको मिलेगा। भारत इस प्रकार से भारत मिलेगा। तो भारत इंग्लैंड के पूरब में है, इसलिए महारानी ने ये एक्ट जारी किया, एक प्रकार का आदेश पत्र जारी किया कि पूरब की ओर कुछ व्यापारिक समूह जाएगा। और इस एक्ट के सहारे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि शुरुआत में इनको 15 साल का ही एक तरह से आदेश मिला था कि आप 15 साल तक एकाधिकार व्यापार कर सकते हैं। 15 साल तक एकाधिकार व्यापार कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। किंतु बाद में महारानी ने एक नया फरमान जारी किया और इस टाइम पीरियड को अनिश्चित काल के लिए कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया कि आप अनलिमिटेड व्यापार कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में समझिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि टॉमस स्मिथ के बारे में। टॉमस स्मिथ कौन थे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा कि सबसे पहली बार महारानी के द्वारा जो व्यापारियों का बेड़ा भेजा गया था भारत में, वो 217 व्यापारियों का बेड़ा था और उसमें से 14, आप समझिए इस बात को, इन 217 व्यापारियों के समूह का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ था? टॉमस स्मिथ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। टॉमस स्मिथ इन व्यापारियों के समूह का एक तरह से अध्यक्ष था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब समझिए कि इन व्यापारियों के समूह को नेतृत्व कौन करता था, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता था व्यापारियों के समूह को लेकर के। 217 व्यक्ति थे, लेकिन उनमें से 24 जो चुने जाते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते थे। उन्हीं के अनुसार 24, आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि 24 जो होते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही हर तरह से कंपनी का फैसला लेते थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हर तरह से कंपनी का फैसला लेते थे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो मुखिया था वही टॉमस स्मिथ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप कभी भी कंफ्यूजन ना करें। 217
लोगों को भेजा गया था। उन 217 में से ही 24 लोगों को क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर्स बनाया गया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं कि सबसे पहले 1608 में कंपनी की स्थापना को लेकर के विलियम हॉकिंस नामक एक अंग्रेज को जहांगीर के दरबार में भेजा गया। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ से आप याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 1600 का दिन याद कीजिए आप, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी। ये 31 दिसंबर 1600 का वही दिन है जब भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। इसलिए आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पीसीएस से पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किस मुगल बादशाह का यहाँ पर शासन था भारत में, तो वो अकबर का शासन था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद करने लायक बात, जिसको आप परीक्षा में जान सकते हैं, लिख सकते हैं। यही सब क्वेश्चन होते हैं जो आपको परीक्षा में लीड करवाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए जानते हैं कि 1608 की बात जानते हैं। 1608 में जहांगीर बादशाह थे और जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस नामक एक अंग्रेज को भेजा गया था। ये विलियम हॉकिंस, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया भाई, है ना, कि विलियम हॉकिंस के बारे में कहा जाता है कि किस प्रकार से विलियम हॉकिंस आए यहाँ पर। आप इस बात को समझिएगा एक कहानी के रूप में कि विलियम हॉकिंस के बारे में, विलियम हॉकिंस जो थे वो हेक्टर नामक जहाज से आए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केबीसी में 50 लाख रुपए का क्वेश्चन यही पूछा गया था कि विलियम हॉकिंस जो पहले अंग्रेज थे वो किस जहाज से जहांगीर के दरबार में आए थे या तो फिर भारत में प्रवेश किए थे। ये केबीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, हेक्टर नामक जहाज में। और मेरी बात को मान के चलिए कि अगर केबीसी इस बात को पूछा है तो आगे चल के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये क्वेश्चन। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। विलियम हॉकिंस जब गया तो विलियम हॉकिंस को ही क्यों भेजा गया, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि विलियम हॉकिंस ही क्यों, और कोई क्यों नहीं। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस के बारे में कहा जाता है कि विलियम हॉकिंस तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार था, तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार था और इसीलिए विलियम हॉकिंस को भेजा गया था जहांगीर के दरबार। अब जहांगीर के दरबार में तुर्की भाषा का विलियम हॉकिंस तुर्की भाषा को जानता था। अब जैसा ही जहांगीर के दरबार में ये पहुंचा, इसने तुर्की में अभिवादन किया। जहांगीर इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, पुर्तगालियों को तो इसने पहले से छोड़ दे ही रखी थी, लेकिन विलियम हॉकिंस ने जैसे ही तुर्की भाषा में बात की। आप इस बात को समझिए, भाषा व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का एक बहुत बड़ा आधार होता है। इस चीज़ को जानिए। जैसे ही तुर्की भाषा में विलियम हॉकिंस ने बात की जहांगीर से, जहांगीर का मन एकदम गदगद हो गया और जहांगीर के लिए ये गिफ्ट भी काफ़ी सारा लेकर आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस चीज़ को आप जानिएगा, है ना। जहांगीर इसके गिफ्ट को देख करके, विदेशी गिफ्ट को देख करके, ब्रिटिश गिफ्ट को देख करके इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया कि इसने विलियम हॉकिंस को बोला कि आप 400 मनसब रख दीजिए और 30,000 का वेतन के तौर पर आप मुगल दरबार में ही काम कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसबदारी प्रदान किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये मनसबदारी क्या है, जब हम मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि इस प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। क्या था मनसबदारी, यहाँ पर इस चीज़ का डिस्कशन सही नहीं रहेगा क्योंकि टॉपिक दूसरा है ये। आप इस चीज़ को समझिए कि 400 का मनसबदारी प्रदान किया था और 30,000 का वेतन दिया था इसको सालाना के तौर पर। ये मुगल दरबार में स्थापित हो गया था। इस चीज़ को आप जानिए। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन यही है ना। आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीर ने किस अंग्रेज अधिकारी को 400 की मनसबदारी और 30,000 रुपये सालाना वेतन पर मुगल दरबार में ही रख लिया था, तो वो विलियम हॉकिंस थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हेक्टर को बहुत बढ़िया से आप याद रखिएगा। सबसे पहली बार यहाँ पर आपको जानना चाहिए, आप समझिए कि 1613 में सूरत में पहली अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना हुई। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1611 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को आपको समझना होगा कि मछलीपट्टनम में जिस फैक्ट्री की स्थापना की गई थी ये अस्थाई थी, ये अस्थाई थी। इसीलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना किस शहर में की सबसे पहली बार, या पहली फैक्ट्री की स्थापना किस शहर में की, तो वो सूरत होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। 1611 में मछलीपट्टनम में हुआ है लेकिन अस्थायी रूप से उसका कोई लीगल प्रमाण नहीं है, याद रखिएगा। 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई जो अस्थायी रूप से थी और यही पहली फैक्ट्री के रूप में गिनी जाती है अंग्रेजों की। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए
आगे हम लोग जानते हैं 1690 का घटना। 1690 की क्या घटना थी? 1690 में एक व्यक्ति थे, नाम था जॉब चारनाक। जॉब चारनाक ने सूतानाती, गोविंदपुर और कालिकता, इन 3 शहरों को मिला के, इन 3 नगरों को मिला के एक नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने फोर्ट विलियमसन दिया। याद रखिएगा, यही फोर्ट विलियमसन आगे चल करके कोलकाता के नाम से जाना जाएगा, कलकत्ता के नाम से जाना जाएगा। तो जब कभी भी आपसे पूछे कि बताइए कलकत्ता शहर की स्थापना किन 2-3 नगरों को मिलाकर हुई है, तो सूतानाती, गोविंदपुर और कालिकता, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कलकत्ता का पुराना नाम क्या था, तो फोर्ट विलियमसन, ठीक है। और कलकत्ता के अगर संस्थापक पूछ दे तो आपसे बोलना है कि जॉब चारनाक। आप साथ साथ में नोट्स करते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लास्ट में हम स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फोर्ट विलियमसन के बारे में आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना। फोर्ट विलियमसन के जो पहले गवर्नर थे वो कैप्टन आयरकूट थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आइए 1661 की एक बात की, एक घटना की हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा 1661 की घटना का चर्चा करना यहाँ पर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि 1661 की घटना को हमने क्यों इसमें रखा और क्या इसका मायने मतलब था, इस चीज़ को आप ध्यान में समझिएगा कि 1661 का समय था। ब्रिटिश राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय। आप इस बात को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा हास्यास्पद घटना है ये कि ब्रिटिश राजकुमार जो थे वो चार्ल्स द्वितीय थे। 1654 का बात करते हैं आपसे कि 1654 में आपको भली बात ही मालूम है कि अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा दुश्मन था, या दुश्मन नंबर 1 बोल दीजिए, वो डच ही तो थे। क्योंकि डचों के बाद ही तो अंग्रेज आए हैं और डच ही अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन डच था। और डच और अंग्रेजों के बीच में क्या हो रहा है? डच और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो रहा है। और डच किसके भी दुश्मन थे? डच पुर्तगाली के भी दुश्मन थे। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर सांप छुछुंदर वाला खेल हो गया कि किस प्रकार से दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनेगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि डच किसके दुश्मन थे? अंग्रेजों के भी दुश्मन थे। डच किसके दुश्मन थे? तो पुर्तगालियों के भी दुश्मन थे। और इन दोनों की दुश्मनी एक व्यक्ति से थी, इसलिए अंग्रेज और पुर्तगाल एक हो गए। और अंग्रेज और पुर्तगाल एक होने के बाद इन्होंने, आप देखिएगा कि 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी से हो जाता है। कैथरीन नाम था पुर्तगाली राजकुमारी का, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से इनका विवाह हो जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये विवाह सत्ता स्थापित करने में कैसे नींव का पत्थर साबित होगी, इस चीज़ को आप ध्यान में समझिएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सूरत में तो पहले ही इन लोगों ने फैक्ट्री स्थापित कर दिया था, लेकिन व्यापार करने के लिए जो अभी भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था वो बम्बई का पोर्ट माना जाता था, बम्बई का बंदरगाह माना जाता था। आप इस चीज़ को समझिए कि बम्बई का बंदरगाह, जैसे ही चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ, उस समय बम्बई किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। और सबसे मजे की बात यह हो गई कि जैसे ही चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन के साथ हुआ, वैसे ही पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। बताइए, दहेज में बम्बई को दिया जा रहा है। यहाँ पर आदमी को 2 लाख रुपया भी मिल जाए तो बहुत खुश हो जाता है, यहाँ पूरा का पूरा बम्बई दे दिया जा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट बात है, कितना अच्छा बात है यहाँ पर। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ध्यान से समझिए कि 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है और इस विवाह के फलस्वरूप बम्बई को दे दिया जाता है। किस पर? बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को एक तरह से दहेज स्वरूप दे दिया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि इस बम्बई को 10 पाउंड वार्षिकी पर ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय ने किसको प्रदान कर दिया? इस कंपनी को प्रदान कर दिया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक पर बम्बई को दे दिया। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि औरंगजेब, आपको याद रखना है, जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ से भी याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों पर जजिया लगाने वाला एकमात्र मुगल बादशाह कौन था? तो औरंगजेब। बताइए कितना खतरनाक किस्म का ये औरंगजेब था। अभी इसका और आपको पाठ पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजों के बारे में और चीज़ आप जानिएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अंग्रेजों पर जजिया कर लगाने वाला
एकमात्र मुगल बादशाह। सोचिए, जिन लोगों ने हम लोगों को लूटा, औरंगजेब जैसे बादशाह ने उन पर जजिया लगाया। बताइए कितना महत्वपूर्ण था ये। अरे ये अंग्रेजों का बढ़ना ये तो औरंगजेब के बाद ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल में कोई भी बेहतरीन बादशाह नहीं बैठे या कड़क बादशाह वैसे नहीं बैठे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये क्लास आपके लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ और पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं कि औरंगजेब ही पहला ऐसा मुगल बादशाह था या एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था, एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था। औरंगजेब ऐसा पहला मुगल बादशाह था जिसने जजिया लगाया था। जजिया क्या होता है? ये गैर मुस्लिमों पर लगाया गया टैक्स होता था। ये मध्यकालीन इतिहास में आपको समझाया जाएगा, निश्चिंत रहिए इसके लिए, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को, ठीक है, औरंगजेब के बारे में। आइए कुछ पॉइंट को हम लोगों ने शुरुआत में छोड़ दिया था, इस चीज़ को देख लेते हैं। इनकी कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इनकी कंपनी का नाम था, यही बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसी का शॉर्ट फॉर्म है ईस्ट इंडिया कंपनी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आइए जानते हैं कि लिवेंट कंपनी के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण बात को हम लोग छोड़ के निकल गए थे। लिवेंट कंपनी के बारे में जानते हैं कि लिवेंट कंपनी क्या थी। लिवेंट कंपनी वो पहली कंपनी थी जिसको ये आदेश प्राप्त हुआ था, ये आदेश पत्र प्राप्त हुआ था महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कि 31 दिसंबर 1600 को जो आदेश पत्र दिया गया था वो लिवेंट कंपनी को ही दिया गया था। और सबसे पहले ये 1593 में भारत आ गई थी। 1593 में भारत आने वाली पहली कंपनी थी ये अंग्रेजों की, और उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को इनको आदेश पत्र प्राप्त हुआ। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन, ये पोर्शन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है। लिवेंट कंपनी 1593 में भारत के साथ व्यापार करने के लिए आ गई थी, लेकिन एक लीगल प्रमाण पत्र जो उनके राजा या रानी देते है ना, वो लीगल प्रमाण पत्र पहली बार लिवेंट कंपनी को ही दिया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1593 में ही आ गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी कंपनी थी अंग्रेजों की जो पहली बार भारत में आई थी, तो लिवेंट कंपनी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को मनन करते रहिएगा। अंग्रेजों से संबंधित जो महत्वपूर्ण फरमान थे जिसके द्वारा अंग्रेज यहाँ की व्यापार में स्थापित हुए, यहाँ की सत्ता में स्थापित हुए, अंग्रेजों से संबंधित यही क्वेश्चन आपसे और होगा। कल जो जितने भी फरमान अंग्रेजों के द्वारा दिए गए हैं उस पोर्शन को हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे, और वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपके लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपना पूरा ख्याल रखिए, अपना पूरा ख्याल रखिए, अपना बेहतरीन ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, ठीक तरीके से पढ़ाई कीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाते चल जाइए। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप कुछ समय के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।